रीबर्थ के बाद पहला काम तुम्हें उस कीड़े को बाहर निकालना है जो रोना जानता है। एक पॉश की तरह पागलों की तरह खुदाई करो, जैसे तुमने 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में तुम बहुत सोए थे और आधी रात को एक कल्टीवेटर ने घर में घुसकर तुम्हें ह्यूमन मेडिसिन बना दिया। अंत में तुम्हारी हड्डियों का नामो निशान तक नहीं बचा। अब जब दूसरा जन्म मिला है तो तुम पूरी जिंदगी एक यूजलेस इंसान की तरह जीना पसंद करोगे, लेकिन जरा भी लाइमलाइट में नहीं आओगे। इसलिए तुमने न सिर्फ गुफा में जहर बिछाया, बल्कि वहां ट्रिगर होने वाले शार्प स्पाइक्स भी गाड़ दिए। अगर किसी ने गलती से भी अंदर कदम रखा तो तुम उसे बेरहमी से खत्म करके बेहतरीन खाद बना दोगे। खदान की गहराई में चिंगारियां उड़ रही हैं, हवा में बारूद और मिट्टी की गंध भरी है। ये चेंजो ने मजबूती से आयरन पिकैक्स को पकड़ रखा है। उसके हाथ दर्द से कांप रहे हैं। उसने दांत पीसकर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी पत्थर पर दे मारी। लकड़ी के हैंडल से एक जबरदस्त शॉकवेव आई, जिससे उसकी हथेलियां सुन्न हो गईं और फटने की कगार पे आ गई। पसीना और धूल उसकी आंखों में जा रहे हैं। वो जलन इतनी तेज थी कि दिल तक महसूस हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि एक पल के लिए भी रुके। उसे एक बेजान मशीन की तरह काम करना ही होगा। उसे पता है कि वो रुक नहीं सकता। इस अंधेरी और मनहूस जगह पर रुकने का मतलब है कोड़े खाना, भूखा रहना या अपनी जान से हाथ धो बैठना। अब तक ये चंजो का दिमाग सुन्न है। 3 दिन पहले तक वो एक ओवरटाइम करने वाला ऑफिस वर्कर था, और पलक झपकते ही इस क्रूर कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ गया। उसे कोई जीनियस बॉडी या कोई मास्टर नहीं मिला, बल्कि वो टियानशुन सेक्ट का सबसे निचला लेबरर बन गया। यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं, कोई हैसियत नहीं। कल्टीवेटर्स की नज़र में तो वो संप्रदाय के कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। वो बस एक प्योर कंज्यूमेबल आइटम है। हर रोज का काम बस उस ढहती हुई खदान में दिन रात स्पिरिचुअल स्टोन्स खोदना है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मार पड़ती है और खाना छीन लिया जाता है। और सबसे बुरी सजा है पीछे के पहाड़ों में डिमोनिक बीस्ट का खाना बनना। तभी पास में ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली कड़कने की आवाज आई हो। उसके तुरंत बाद किसी के चीखने की आवाज आई। सुपरवाइजर जॉ टेशन एक कांटेदार कोड़ा लहराते हुए गालियां बका हुआ वहां आया। उसका चेहरा क्रूरता से भरा है। भले ही वो सिर्फ ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है, पर इन आम मजदूरों के लिए वो यमराज जैसा है। पास ही एक कमजोर मजदूर हिम्मत हार कर दीवार के सहारे सांस लेने लगा, और बदकिस्मती से वो सीधा उसकी नजर में आ गया। जाओ टाइसन ने बिना कुछ कहे कोड़ा घुमाया। मजदूर के पतले कपड़े फट गए और पीठ पर एक गहरा घाव उभर आया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उस मजदूर ने असहनीय दर्द के बावजूद घिसते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रोते हुए माफी मांगने लगा कि वो अब कभी आलस नहीं करेगा। आसपास के मजदूरों की तो जैसे सांसें ही थम गई हों। सबने डर के मारे अपनी गर्दनें झुका ली। कुछ लोग जो दया की भीख मांगना चाहते थे, उन्होंने अपनी बात वापस गले में उतार ली और पागलों की तरह काम में जुट गए। ये चेंजो ने अपनी तिरछी नजर से यह देखा। उसका दिल जोर से धड़का, पर उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसका चेहरा भावहीन था, सांसें एकदम स्थिर, जैसे वो सच में कोई मशीन हो। इस खूंखार दुनिया में बिना ताकत के हीरो बनना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसका सर्वाइवल मंत्र सिर्फ एक है, सर झुकाओ, काम करो और पंगे मत लो। जाटेशन कोड़ा हाथ में लिए उसके पीछे से गुजरा। उसने जमीन पर पड़े पत्थरों और ये चंजों के स्टडी काम को देखा और एक संतुष्ट आवाज निकालकर आगे बढ़ गया। जब कदमों की आवाज दूर हो गई, तब जाकर ये चंजों ने राहत की सांस ली। सांस लेने के उस छोटे से ब्रेक में उसने मन मन एक कमांड दिया और एक स्क्रीन उसके सामने आ गई। एक सेमी ट्रांसपेरेंट लाइट ब्लू पैनल उसके सामने तैरने लगा, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। यही उसका इस दुनिया में एकमात्र ट्रम्प कार्ड है, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन पैनल। ये पैनल बहुत ही बेसिक है। न कोई शॉप है, न कोई वॉइस गाइडेंस, बस कुछ सूखी लाइनें लिखी हैं। होस्ट ये चंजो, लेवल मॉडल, अवेलेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0। इसका फंक्शन बहुत सीधा और खतरनाक है। जब भी ये किसी जिंदा या मुर्दा चीज को छुएगा, ये उसके एट्रीब्यूट निकालकर खुद में मर्ज कर सकता है। जब उसे पहली बार इस चीट का पता चला था, तो वो खुशी के मारे चिल्लाने वाला था। उसका मन किया कि अभी के अभी पत्थरों को छूकर अपनी पावर बढ़ा ले, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोका। इस सेक्ट में स्पिरिचुअल स्टोन्स की चेक इन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उसके छूने से पत्थर बेकार हो गए तो जाओ टिएशन उसे जिंदा गाड़ देगा। उड़ने की कोशिश करने वाला परिंदा ही पहले शिकार होता है, चुपचाप रहने वाला ही जीतता है। इन 3 दिनों में उसने अपने लालच पर काबू पाया है। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, जहां वो सुरक्षित होकर एक्सट्रैक्ट कर सके। तभी छुट्टी का शंख पूरे खदान में गूंज उठा। मजदूरों ने राहत की सांस ली और थक कर जमीन पर गिर पड़े। फिर सब अपनी भारी टोकरियां लेकर हिसाब देने के लिए लाइन में लग गए। ये चेंजो भीड़ में इस तरह शामिल हुआ कि उसका टारगेट ठीक बाउंड्री लाइन पर रहे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम इनविजिबल। हिसाब देने के बाद सब खाने के लिए भागे, पर यह चेंजो वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें कोने में पड़े कचरे के ढेर पर टिकी थीं। वहां बेकार पत्थरों का पहाड़ लगा था, जो सख्त थे
और जिनमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। यहाँ तक कि लोहार भी इन्हें हाथ नहीं लगाते थे। सेक्ट की नजर में ये सिर्फ कूड़ा था, जिसे रोज पहाड़ के पीछे फेंक दिया जाता था। कूड़े के ढेर पर कोई ध्यान नहीं देता। ये चेंजो ने गहरी सांस ली और झाड़ू उठाकर सफाई करने का नाटक करते हुए उस ढेर के पास पहुंच गया। जब उसने देखा कि कोई उसे देख नहीं रहा है, तो उसने झाड़ू फेंकी और अपना हाथ एक काले पत्थर पर रख दिया। मन ही मन उसने चिल्लाकर पैनल को कमांड दिया। नीली स्क्रीन फिर से चमक उठी। डिटेक्टेड वेस्ट आयरन और एक्सट्रैक्टेबल एट्रीब्यूट हार्डनेस। ये चेंजो ने बिना देर किए कंफर्म किया। हथेली से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वो सख्त पत्थर तुरंत बेजान हो गया और उसके हाथ में ही राख बनकर बिखर गया। पैनल ने नोटिफाई किया, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, हार्डनेस +1। ये चेंजो का खून जोश से उबलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ उन पत्थरों के ढेर में डाल दिए। नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। वो ढेर देखते ही देखते राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में ढेर सारा कूड़ा खत्म हो गया और उसकी हार्डनेस एट्रीब्यूट 100 तक पहुंच गई। उसने अपने पैरों से उस राख को कीचड़ में मिला दिया ताकि कोई सबूत न रहे। उसने मन ही मन मर्ज का कमांड दिया। वो 100 पॉइंट्स की हार्डनेस अब उसके पूरे शरीर और त्वचा में समा रही थी। एक बर्फीली ठंडी लहर उसके दिल से निकली और पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी स्किन में चुभ रही हो। उसकी मांसपेशियों के रेशे किसी हाई डेंसिटी मेटल लिक्विड के साथ जुड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो अजीब एहसास खत्म हो गया। ये चेंजो ने अपने हाथ को दबाकर देखा। एहसास पूरी तरह बदल चुका था। पहले का साधारण मांस अब 100 साल पुराने चमड़े जैसा सख्त हो गया था। उंगली से जोर लगाने पर भी कोई निशान नहीं पड़ रहा था। उसने जमीन से एक धारदार पत्थर उठाया और अपनी बांह पर पूरी ताकत से वार किया। वो नुकीला पत्थर उसकी खाल पर लगा, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी लोहे की चादर से टकराया हो। वहां बस एक हल्का सा सफेद निशान पड़ा, जिसे रगड़ते ही वो गायब हो गया। ये चेंजो के मुंह से ठंडी आ निकली। कचरे से मिली सबसे मामूली एट्रीब्यूट को 100 बार जोड़ने पर इंसान बुलेट प्रूफ बन सकता है। अगर वो इसे और बढ़ा ले तो ज़ाओ ताइशन का कोड़ा छूते ही टूट जाएगा। उसने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया, जगह साफ की और खाने की तरफ चल दिया। इस हार्डनेस एट्रीब्यूट के साथ उसे अब इस खतरनाक दुनिया में जीने की थोड़ी सिक्योरिटी महसूस होने लगी। अगली सुबह फिर वही शोर मचा और मजदूरों को खदान में धकेल दिया गया। इस बार का एरिया और भी बुरा था। दीवारों से पानी रीस रहा था और हर तरफ कीचड़ था। ये चंजो ने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और पत्थर पर वार किया। धमाके के साथ धूल उड़ी, पर उसकी आंखें चमक उठी। कल जिस वार से उसकी हड्डियां काम जाती थीं, आज वो झटका उसके हाथों में किसी इनविजिबल आर्मर की तरह एब्जॉर्ब हो गया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ। शरीर की इस मजबूती ने उसे और ताकतवर बना दिया था। उसकी कुल्हाड़ी अब दोगुनी तेजी से चल रही थी। उसने सोचा कि काम जल्दी खत्म करके वो रात को फिर से एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करेगा। जब वो खुदाई में मग्न था, तभी छत से कुछ टूटने की आवाज आई। पास ही एक बूढ़े मजदूर ने चिल्लाकर आगाह किया, ये गिरने वाला है। ये चंजो ने सर उठाया तो देखा कि सैकड़ों किलो भारी एक धारदार पत्थर टूटकर सीधा उसके सर की तरफ गिर रहा है। जगह कम थी और कीचड़ की वजह से भागना नामुमकिन था। आखिरी पल में ये चंजो ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर कर दी। वो भारी पत्थर कुल्हाड़ी के लोहे के हैंडल से टकराया। इतनी जबरदस्त ताकत थी कि हैंडल मुड़ गया और कुल्हाड़ी का सिरा बेकाबू होकर सीधे ये चेंजो के हाथ पर जाकर लगा। रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। आसपास के लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि खून की नदियां बहेंगी, पर अगले ही पल एक धात्विक आवाज गूंजी, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। खदान में धूल भर गई और वो बूढ़ा मजदूर दहशत में कीचड़ में गिर पड़ा। ये चंजो ने धूल का फायदा उठाकर अपना हाथ तुरंत छुपा लिया। उसने अपनी कलाई हिलाकर देखी। उसे कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, यहां तक कि खरोंच भी नहीं आई। उसे बस एक हल्की सी लकड़ी की मार जैसा एहसास हुआ। वो खुद हैरान था कि ये एट्रीब्यूट इतना शक्तिशाली है, पर चेहरे पर उसने तुरंत मौत के डर वाले भाव ला दिए। वो घिसटते हुए पीछे हटा और अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी को सहलाने लगा। बूढ़ा मजदूर हकलाते हुए कहने लगा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना आज उसका हाथ कीमा बन जाता। ये चंजो ने एक मासूम हंसी हंसी और कहा कि बस थोड़ी सी खाल छिली है। उसने धूल उठाकर जख्म पर लगा ली, जैसे वो उसे पट्टी कर रहा हो। इस तरह उसने सबको झांसा दे दिया। कुछ दिन बीत गए और महीने का फाइनल असेसमेंट का दिन आ गया। मैदान में बड़े बड़े काले संदूक रखे थे। सुपरवाइजर ज़ाओ ताइशन अपनी कुर्सी पर बैठा पत्थर के गोलों से खेल रहा था। पास ही कुछ खूंखार डिसाइपल्स खड़े थे। आवाज गूंजी, च्यान योफू। उसका स्कोर आया 80 किलो स्पिरिचुअल ऑरे, टारगेट से ज्यादा। इनाम में आधी ची गैदरिंग पिल दी जाती है। भीड़ में जलन और हैरानी की लहर दौड़ गई। च्यान योफू खुशी खुशी अपनी दवाई लेकर आगे बढ़ा। ये चंजो ने देखा कि कैसे दूसरे बूढ़े मजदूर उसे भेड़ियों की तरह देख रहे हैं। उसे पता था कि इस नर्क जैसी जगह पर अपनी दौलत दिखाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। जल्द ही ये चंजो का नाम पुकारा गया। उसने अपनी टोकरी खाली की। वजन करने वाले डिसाइपल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, 50 किलो।
सिर्फ मिनिमम राशन मिलेगा। जाओ टायशन ने नजर उठाकर देखा तक नहीं। उसके लिए ये चेंजो जैसे लोग जो बस लाइन पर रहकर काम करते हैं, किसी काम के नहीं। ये चेंजो ने चुपचाप अपनी राशन की थैली ली और भीड़ के एक गुमनाम कोने में चला गया। कुछ लोग जो पहले उस पर नजर रख रहे थे, उसका कम राशन देखकर मुंह फेर कर चले गए। ये चेंजो मन ही मन हंसा। उसे यही गुमनामी चाहिए थी। इन दिनों में वो चाहता तो और पत्थर ला सकता था, पर उसने जानबूझकर फालतू पत्थर को तोड़कर कूड़े के ढेर में डाल दिया था। जान बची रहे तो बहुत है, उस घटिया आधी गोली का क्या करना। रात के सन्नाटे में जब सब खर्राटे ले रहे थे, ये चंजो एक काली बिल्ली की तरह बिस्तर से उतरा और दीवार के सहारे बाहर निकल गया। वो अपने पुराने कूड़े के ढेर पर नहीं गया, बल्कि एक गुप्त रास्ते से दानशा पीक के पीछे के कचरे वाले नाले में पहुंच गया। यहाँ जली हुई गोलियों पिल्स का ढेर लगा था, जिससे एक कड़वी गंध आ रही थी। इनमें बहुत जहरीली गर्मी और अशुद्धियां थीं। अगर कोई इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसकी नसें फट जाती और वो मर जाता। पर ये चेंजो के लिए ये बिना पहरे का खजाना था। उसने अपने दोनों हाथ उन गर्म गोलियों के मलबे में डाल दिए। पैनल स्टार्ट हुआ। डिटेक्टेड वेस्ट पिल रेजिड्यू, एक्सट्रैक्टेबल फायर पॉइजन एंड ट्रेस स्पिरिचुअल एनर्जी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये चीट सच में अशुद्धियों को अलग कर सकता है। उसने सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी निकालने का ऑर्डर दिया। नीली स्क्रीन पागलों की तरह चमकने लगी। वो कूड़ा पूरी तरह सफेद राख में बदल गया। शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें उसके हाथों से होते हुए शरीर में समाने लगी, जैसे तपती जमीन पर बारिश हो रही हो। उसकी नसें फैलने लगीं और बिना किसी मंत्र के वो एनर्जी सीधे उसकी पावर बढ़ाने लगी। उसका शरीर अंदर से मजबूत हो रहा था। उसकी हड्डियों से हल्की आवाजें आईं। उसके अंदर एक मुट्ठी के बराबर की एनर्जी जमा हो गई, जो तेजी से घूमने लगी। सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ये चेंजो खामोशी से ची रिफाइनिंग के सेकेंड लेवल पर पहुंच गया, पर उसने तुरंत पैनल की मदद से अपनी असली ताकत को छुपा लिया। अगली सुबह उठते ही उसने पहला काम अपनी ऑरा को लॉक करना किया। उसने अपनी पावर को ची रिफाइनिंग लेवल 1 के भी शुरुआती स्तर पर सेट किया। सावधानी के लिए उसने अपनी हालत ऐसी बना ली जैसे वो बहुत कमजोर हो और कभी भी मर सकता है। उसने गंदे पानी से चेहरा धोया और दरवाजा खोला। आंगन में शोर मचा था। कल जिन्हें इनाम मिला था वो अपनी शेखी बघा रहे थे। चियान योफू सबके बीच खड़ा होकर चिल्लाया और उसने अपनी हथेली से एक छोटी सी आग की लपट निकाली। उसने गर्व से कहा कि यह पिल फायर टेक्निक है, जो उसने कल ही सीखी है। मजदूर उसकी चापलूसी करने लगे कि अगले महीने वो जरूर फॉर्मल डिसाइपल बन जाएगा, पर तभी वो आग की लपट फड़फड़ाकर बुझ गई। ये चंजो अपनी टूटी बाल्टी लेकर वहां से गुजरा। उसने मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी नजर में ये छोटी मोटी टेक्निक्स सिर्फ दिखावा और बर्बादी हैं। अगर कभी दुश्मन से सामना हुआ तो ये हाथ में जलती आग दुश्मन को चिल्ला चिल्ला कर बताएगी कि आओ मुझे मारो। यहाँ रोज लोग गायब हो जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। ये चंजो ने सर्वाइवल के नियमों को अपनी हड्डियों में उतार लिया है। जितना कम दिखोगे उतना लंबा जियोगे। बाल्टी रखकर वो संप्रदाय के सबसे पुराने और वीरान लाइब्रेरी के पास पहुंचा। वहां धूल के सिवा कुछ नहीं था। रखवाला बूढ़ा आराम से खर्राटे ले रहा था। ये चंजो दबे पांव अंदर गया। पुराने कबाड़ के बीच उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। धूल झाड़ने पर उस पर लिखा देखा, बेसिक सॉर्ड फंडामेंटल्स। ये बस एक साधारण किताब थी जिसमें सिर्फ तलवार चलाने के बेसिक मूव्स थे। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी का खेल नहीं था। संप्रदाय के मामूली मजदूर भी इसे छूना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बेइज्जती वाली बात थी। पर यह चंजो को यही चाहिए था। इसमें कोई चमक धमक नहीं थी, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती थी, और हमला एकदम साइलेंट और गुप्त था। वो किताब लेकर बाहर आया और मेज थपथपाई। बूढ़े ने आंखें मली और किताब देखकर हंसा। ये कचरा क्या करोगे? ये कोई कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं है। पूरी उम्र लगा दोगे तो भी बस एक मामूली पहलवान बनोगे। ये चंजो ने बेवकूफों की तरह सर खुजलाया और कहा कि वो बस काम की थकान मिटाने के लिए हाथ पैर हिला चाहता है। बूढ़े ने उसे जाने का इशारा किया। किताब छुपाकर वो सीधे पहाड़ के पीछे लकड़ी काटने वाली जगह पर पहुंच गया। आज का टारगेट 500 किलो ब्लैक आयरन वुड काटना है, जो लोहे जैसा सख्त होता है। आम मजदूर पूरा दिन कुल्हाड़ी चलाकर भी थक हार जाते हैं। हाथों से पत्थर तोड़ने की बात तो सुनी थी, पर यह चंजो को जरा भी फिक्र नहीं थी। पहले दिन जो हार्डनेस एट्रीब्यूट उसने निकाला था, वो अब उसकी स्किन में पत्थर की तरह जम चुका था। उसने लकड़ियों के ढेर से एक पुरानी मुड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई, एक गहरी सांस ली और दिमाग में बेसिक सॉर्ड फंडामेंटल्स का पहला मूव पाई स्लैश याद किया। कोई फालतू दिखाव नहीं, बस घुटने थोड़े मोड़े, कमर से ताकत लगाई और कंधे से होते हुए पूरी पावर उस टूटी कुल्हाड़ी में झोंक दी। एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और वो सख्त ब्लैक आयरन वुड 2 हिस्सों में कट गया। कटा हुआ हिस्सा एकदम स्मूथ था। जैसे ही लकड़ी फटी, पैनल चमक उठा। मूवमेंट अलाइनमेंट करेक्ट, बेसिक सॉर्ड मास्टरी +1। ये चंजो की आंखें फटी रह गई। उसका अंदाजा सही था।
इस चीट के लिए तलवार लेकर प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं था। बस मेहनत करते वक्त अगर बॉडी का अलाइनमेंट और टेक्निक सही हो तो रोज का काम भी स्वॉर्ड मास्टरी बढ़ा सकता है। उसे अब तलवारबाजी सीखने के लिए किसी मैदान की जरूरत नहीं थी, बस काम करने का तरीका सही होना चाहिए। वो तुरंत एक लिबरल वॉरियर बन गया। अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा था, बल्कि हर वार के साथ अपनी सांसें, एंगल और ताकत बैलेंस कर रहा था। न 1 इंच ज्यादा ताकत, न 1 इंच कम। पूरा आधा दिन उसने 300 से ज्यादा सटीक वार किए। एक आम इंसान इतने वार के बाद हाथ नहीं उठा पाता, पर ये चेंजो की हार्डनेस एट्रीब्यूट ने उसे बचाए रखा। उसकी मसल्स अब इस एक्सट्रीम पावर की आदी हो रही थी। दोपहर में क्यान योफू वहां से गुजरा और उसे पसीने में लथपथ देखकर हंसने लगा। उसने ताना मारा कि लकड़ी काटने से कोई अमर नहीं हो जाता, इससे अच्छा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने की कोशिश करो। ये चेंजो ने पसीना पोंछते हुए मासूमियत से कहा कि उसका टैलेंट बेकार है, इसलिए वो बस लकड़ी काट रहा है ताकि महीने के आखिर में खाना न छीन लिया जाए। चियान योफू ने उसे नालायक कहकर छोड़ दिया और वहां से चला गया। ये चेंजो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और पैनल पर मास्टरी बढ़ती गई। दोपहर में वो खदान पहुंचा। उसने भारी पिकैक्स उठाई और उसे एक तलवार की तरह देखते हुए दिमाग में दूसरा मूव लाया, सीस्ताब। दोनों हाथों से हैंडल पकड़ा, पैरों से जमीन को धकेला और एक धनुष की तरह कमान छोड़ दी। कुल्हाड़ी का सिरा एक बिजली की तरह पत्थर में जा धंसा। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। मास्टरी +1। फिर उसने लियाओ, साओ और जान जैसे हर मूव को खुदाई के काम में ढाल दिया। अंधेरी खदान में वो एक के बाद एक वार कर रहा था। बाकी लोग खदान में थक रहे थे और वो वहां माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा था। खुद को छुपाने के लिए उसने जानबूझकर पत्थरों से स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं निकाले। वो सिर्फ उन पत्थरों पर वार करता जिनमें कुछ नहीं था। दिन के आखिर में उसने बस उतना ही जमा किया जिससे काम चल जाए। सुपरवाइजर ने उसे हिकारत से देखा और मक्खी की तरह वहां से भगा दिया। दिन बीतते गए, 1 महीना, 2 महीने, आधा साल। खदान में लोग बदलते रहे। वो पिल फायर टेक्निक वाला क्यान योफू पत्थरों के लिए झगड़े में बुरी तरह घायल हो गया और उसे कूड़े की तरह सेक्ट से बाहर फेंक दिया गया। पर ये चेंजो आज भी वही काम कर रहा था। वो अब इतना इनविजिबल हो चुका था कि अगर वो नबले तो बगल में खड़े इंसान को भी पता नहीं चलता था कि वहां कोई है। उसने अपनी सांसों और मूवमेंट्स को लिमिट तक दबा दिया था, पर पैनल पर उसका डेटा पागलों की तरह बढ़ रहा था। तलवार की उसकी समझ अब नामुमकिन हद तक पहुंच चुकी थी। अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी हो या पत्थर, उसका हर वार परफेक्ट, फास्ट और डेडली था। आधे साल बाद एक अंधेरी रात में उसकी झोपड़ी में कोई रोशनी ही थी। ये चेंजो अपनी बिस्तर के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई लोहे की तलवार थी जो उसे खदान में मिली थी। तलवार की धार टूटी हुई थी और हैंडल आधा सड़ चुका था, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से तलवार उठाई और हवा में एक वार किया। न कोई हवा की आवाज आई, न कोई शोर, पर वो वार इतना खामोश और तेज था कि जैसे हवा ही कट गई हो। अचानक पैनल पर तेज रोशनी चमकी। बेसिक सोर्ड फंडामेंटल्स, 10,000 टाइम्स लिमिट रीच्ड। स्पेशल पैसिव इवॉल्व्ड, एक्सट्रीम शार्पनेस। महीने का राशन मिलने का दिन था और बाहर लंबी लाइन लगी थी। हर मजदूर के लिए वो 2 किलो अनाज ही जीने की उम्मीद थी। ये चेंजो लाइन में बीच में खड़ा था, हाथ आस्तीन में डाले हुए जैसे कोई सोता हुआ पुतला हो। सुपरवाइजर जाओ तियाशन अपनी कुर्सी पर बैठा स्पिरिचुअल स्टोन्स के टुकड़ों से खेल रहा था। जो दाजोंग राशन लेने गया पर थैली देखते ही भाग गया। उसमें 1 किलो भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या नियम 2 किलो का नहीं है? जाओ टाइसन ने उसे एक जोरदार लात मारी और वो दूर जाकर गिरा। उसका सारा अनाज धूल में मिल गया। जाओ टाइसन ने उसकी छाती पर पैर रखा और चिल्लाकर बोला, अब से मेरा शब्द ही नियम है। पिछले महीने कोटा पूरा नहीं हुआ और मेरा कमीशन कट गया। अगर तुम गधों से भरपाई नहीं करूंगा तो क्या अपनी जेब से दूंगा? आधा किलो अनाज लेना है तो लो, वरना दफा हो जाओ। पूरी भीड़ की सांसें थम गईं। जाओ ताइशन अब चीफाइनिंग के 4th लेवल पर था। वो किसी मजदूर को मार भी दे तो कोई पूछने वाला नहीं था। ये चेंजो दौड़कर आगे आया, चेहरे पर वही चापलूसी वाली मुस्कान। जैसे ही वो राशन लेने लगा, जाओ ताइशन ने उसे रोक दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि ये चेंजो बहुत चालाक बन रहा है और हर बार बस मिनिमम टारगेट ही पूरा करता है। ये सीधे सीधे लूटने का बहाना था। बाकी मजदूरों ने उसे हमदर्दी से देखा। ये चेंजो ने झुककर कहा कि मालिक, मेरा शरीर कमजोर है, इतना करना ही मेरे लिए बड़ी बात है। उसने वो आधा किलो अनाज तो नहीं लिया, बल्कि अपनी जेब से पिछले महीने का बचा हुआ थोड़ा अनाज भी निकाल लिया। उसने वो थैली बहुत इज्जत के साथ जाओ टाइजन के हाथ में रख दी। उसने कहा, मालिक, आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। इस महीने मेरी भूख कम है। आप ये थोड़ा अनाज लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जाओ टाइजन सन्न रह गया।
उसने थैली चेक की और जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, चलो कम से कम ये चंजो वफादार तो है। जाओ, काम पर वापस लगो। ये चंजो ने सर झुकाया और वहां से निकल गया। बाहर आते ही कुछ मजदूरों ने उसे पागल कहा कि अपनी मेहनत का अनाज भी उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि जाओ टीशन बहुत ज्यादती कर रहा है, उससे लड़ना चाहिए। ये चंजो ने ठंडी सांस ली और बोला, किससे लड़ोगे? वो लेवल 4 पर है और तुम लेवल 1 पर। मरना है तो मरो, मुझे तो अभी और लकड़ी काटनी है। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चला गया। उसे पता था कि अगर आज वो अनाज नहीं देता तो जॉ टीशन पक्का हाथ उठाता। अपनी हार्डनेस और एक्सट्रीम शार्पनेस के साथ वो उसे एक पल में खत्म कर सकता था, पर उसे पंगा ही लेना था। 1 किलो अनाज के लिए अपनी जान और पहचान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी थी। जब तक जान है वो पैनल से कुछ भी निकाल सकता है। रात होते ही वो सतर्क हो गया। उसे पता था कि जाओ टाइसन कभी भी झोपड़ी में घुस सकता है। उसे एक ट्रैप बनाना था। उसने अपनी बिस्तर की लकड़ी हटाई, नीचे की सख्त मिट्टी निकल आई। उसने अपना दायां हाथ आगे किया जिस पर हार्डनेस एट्रीब्यूट था। उसकी उंगलियां चांदनी रात में काली दिख रही थीं। उसका हाथ एक मशीन की तरह मिट्टी खोदने लगा। वो मिट्टी बाल्टियों में भर भर कर उसने चुपचाप पहाड़ के पीछे फेंक दी। आधे घंटे में 2 मीटर लंबा और 3 मीटर गहरा गड्ढा तैयार था। ची रिफाइनिंग के बीच के लेवल वाला भी इसमें गिरे तो टांगे तोड़वा बैठे। पर यह काफी नहीं था। उसने लकड़ियों के ढेर से सबसे सख्त ब्लैक आयरन वुड निकाला और अपनी टूटी तलवार से उन्हें छील कर नुकीले कांटे बना दिए। एक्सट्रीम शार्पनेस की वजह से वो लकड़ियां किसी जानलेवा हथियार में बदल गईं। फिर उसने बिस्तर के नीचे से एक पुड़िया निकाली जिसमें उसने मरे हुए चूहों और जहरीले कीड़ों से निकाला हुआ जहर रखा था। एक खरोंच भी इंसान को सुन्न कर सकती थी। उसने वो जहरीले कांटे गड्ढे के तल पर बिछा दिए। ये जगह अब एक मौत का कुआं बन चुकी थी। काम खत्म करके उसने हाथ झाड़े, पर वो रुका नहीं। वो चुपचाप एक पुराने रास्ते से पहाड़ की गहराई में जाने लगा। इस रास्ते पर कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां एक पत्थर पर लिखा था, मायाज़मा स्वैम्प, जहरीला दलदल। सबको पता था कि वहां सदियों पुराना जहर भरा है। वहां हमेशा बैगनी और हरे रंग का धुआं छाया रहता था। लेवल 1 और 2 के मजदूर तो क्या, सेक्ट के बड़े बड़े डिसाइपल्स भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे कि वहां की हवा फेफड़ों को गला देती है। एक बार एक मास्टर ने वहां एक जानवर का पीछा किया था, पर उसकी सिर्फ हड्डियां ही वापस आईं। तब से ये जगह भूतों का ठिकाना मानी जाती थी। पर ये चंजो की आंखें चमक रही थीं। जहां दूसरे डरते थे, उसके लिए वो एट्रीब्यूट्स के सोने की खदान थी। वो पागल नहीं था कि सीधा अंदर चला जाए। उसने अपनी झोपड़ी से कोयला और कपड़े का एक टुकड़ा लिया और एक पाइप की मदद से एक देसी गैस मास्क बना लिया। आधा घंटा बाद वो फिर उस दलदल के सामने खड़ा था। चेहरे पर मास्क बांधा, पाइप मुंह में ली और एक गहरी सांस ली। धुएं और कोयले की मिली-जुली गंध आई, पर कम से कम फेफड़े सुरक्षित थे। वो बैगनी धुंध के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी गर्दन और हाथों पर हजारों चींटियों के काटने जैसा एहसास हुआ। उसके शरीर की हार्डनेस के बावजूद वो जहर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये चेंजो डरा नहीं। उसने तुरंत एक्सट्रैक्ट का कमांड दिया। नीली लाइट चमक उठी। डिटेक्टेड, लो लेवल मियाज़मा, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, पॉइजन रेजिस्टेंस +1। उसने इसे अपनी खाल और खून में मर्ज कर लिया। जलन कम होने लगी। वो मुस्कराया और गहराई चला गया। वहां पेड़ काले पड़ चुके थे और उन पर अजीब हरा लिक्विड चिपका था। जमीन पर जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं। पैनल पागलों की तरह भाग रहा था। पॉइजन रेजिस्टेंस +1, +1, +2। वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सारा जहर सोख रहा था। 1 घंटा बीतने तक उसकी जलन गायब हो गई। अब वो धुआं उसे ताज़ी हवा जैसा लग रहा था। उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस अब 1500 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। बाहर का जहर कम पड़ने लगा तो उसने दलदल के और अंदर कदम रखा। वहां पेड़ नहीं थे, बस काले कीचड़ के बुलबुले उठ रहे थे। उसने एक सूखी लकड़ी लेकर एक बुलबुले को छुआ। वहां से ऐसी सड़ांध आई कि किसी का भी दम घुट जाए। एक चूहा गलती से वहां गिरा और 2 सेकंड के अंदर उसकी खाल और हड्डियां गलकर काला पानी बन गई। ये चिंजो का सर चकरा गया, पर डरा नहीं। अगर ये ताकत वो हमले के लिए इस्तेमाल करे तो जाओ तिएजन जैसे लोग राख बन जाएंगे। उसने सीधा हाथ नहीं लगाया, बल्कि एक टहनी से उसे छुआ। टहनी छूते ही जलने लगी और सफेद धुआं निकला। उसने कमांड दिया, एक्सट्रैक्ट। पैनल चमक उठा। डिटेक्टेड, हाई इंटेंसिटी कोरोसिव सब्सटेंस, कोरोसिवनेस +1। उसने इसे अपनी उंगलियों की हड्डियों और स्किन में मर्ज करना शुरू किया। उंगलियों में हल्की गुदगुदी हुई। उसने वो लकड़ी फेंकी और कीचड़ के ऊपर अपने हाथ हवा में रख दिए। एक्सट्रैक्शन तेज हो गया। कोरोसिवनेस +1, +5, +10। वो का कीचड़ देखते ही देखते साफ पानी में बदलने लगा। सारा जहर उसकी उंगलियों में समा रहा था। जब पूरा गड्ढा साफ हो गया तो उसकी कोरोसिवनेस एट्रीब्यूट 2000 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। वो खड़ा हुआ और अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों पर एक अजीब सी हरी चमक थी। उसने पास के एक पत्थर को छुआ। पत्थर से धुआं निकलने लगा और वो मोम की तरह पिघल कर राख बन गया।
तभी संप्रदाय के मुख्य पहाड़ से एक जोरदार घंटे की आवाज गूंजी। पूरा सेक्ट जैसे जाग गया। आज संप्रदाय का ग्रैंड कंपटीशन था। ये मजदूरों के लिए इकलौता दिन था जब वो काम छोड़कर भीड़ देख सकते थे। मजदूरों की टोलियां आगे बढ़ रही थी। ये चेंजो, जल्दी कर, वरना जगह नहीं मिलेगी। आज सेक्ट के बड़े एल्डर्स और कोल्ड फेस्ड गॉडेस शेन चिंगशुआंग भी स्टेज पर होंगी। ये चेंजो ने सुना, पर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। अब खेल बदलने वाला था। कल रात बासी खाना क्या खाया, पेट में जैसे तूफान मचा था। जो दजोंग ने एक गाली दी और हवा की रफ्तार से गायब हो गया। जैसे ही उसने देखा कि सारा इलाका खाली हो गया है, ये चेंजो के चेहरे से दर्द के भाव गायब हो गए। इन ची रिफाइनिंग वालों की लड़ाई देखने में भला क्या रखा है। गलती से किसी मास्टर की सोड ची फिसलकर दर्शक दीर्घा में आ गई तो मुझ जैसे कमजोर मजदूर की चटनी बन जाएगी। ऐसी फालतू जगह जाकर अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफी है। ये चेंजो पीछे मुड़ा और सीधा पीछे वाले पहाड़ों के ड्यूटी हॉल में पहुंच गया। वहां सन्नाटा था। बस एक बूढ़ा संजिशी मेज पर सर रखे खर्राटे ले रहा था। ये चेंजो ने मेज थपथपाई। उसने कहा, मैं आज का काम लेने आया हूं। बूढ़े ने आंखें मली और बोला, आज तो पूरे संप्रदाय की छुट्टी है, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये चेंजो ने मासूमियत से जवाब दिया, मालिक, मेरा टैलेंट कम है और भी सबसे नीचे है। अगर मेहनत नहीं की तो अगले महीने का राशन फिर कट जाएगा। सोचा आज खाली समय में कबाड़ खाने की सफाई कर दूं और बेकार लोहे को बाहर निकाल दूं। यही उसका असली मकसद था। कबाड़ खाने में अनगिनत टूटे फूटे जादुई हथियार धर्मा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे। उसने भारी दरवाजा खोला। अंदर जंग लगे लोहे की गंध भरी थी। वहां तलवारें, ढाल और भाले टूटे हुए पहाड़ों की तरह लगे थे। दुनिया के लिए ये कूड़ा था, पर ये चेंजो के लिए ये बिना पहरे की सोने की खदान थी। ये चेंजो अंदर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने सावधानी के लिए एक भारी भट्टी को दरवाजे के पीछे अड़ा दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। उसने कम से अपनी जंग लगी लोहे की तलवार निकाली। वो कूड़े के ढेर के पास गया और एक टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाई। पैनल चमका, डिटेक्टेड, ब्रोकन लो ग्रेड धर्मा इंस्ट्रूमेंट, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, शार्पनेस +1। उसने तुरंत उसे अपनी तलवार में मर्ज कर लिया। वो कुल्हाड़ी राख बनकर बिखर गई, पर उसके हाथ की तलवार में एक हल्की चक आई। वो रुका नहीं। उसने दोनों हाथ उस ढेर में डाल दिए और पागलों की तरह एक्सट्रैक्शन शुरू किया। हजारों सालों से पड़े वो हथियार उसके छूते ही मिट्टी होने लगे। ये चंजो एक इंसानी वैक्यूम क्लीनर बन चुका था, जो शार्पनेस, तेज धार और टफनेस मजबूती खींच रहा था। घंटों बीत गए। कूड़े का ढेर उसकी आंखों के सामने गायब होने लगा और जमीन पर लोहे की राख की मोटी परत जम गई। जब उसने आखिरी टूटी हुई ढाल को भी सोख लिया तो वो पसीने से तरबतर था, पर उसका जोश 7वें आसमान पर था। हजारों हथियारों का निचोड़ उसने अपनी तलवार में डाल दिया था। शार्पनेस और टफनेस की एट्रीब्यूट्स 30,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। उसने अपनी जंग लगी तलवार को देखा। उसकी धार पर एक काली लकीर उभर आई थी जो रोशनी को भी काट रही थी। उसने हवा में हल्का सा वार किया। एक बारीक सी शू की आवाज आई और हवा जैसे दो हिस्सों में बन गई। दूसरी तरफ ड्यूटी हॉल के बाहर हंगामा मचा था। दो डिसाइपल्स एक काम के लिए आपस में भिड़ गए थे। एक काम ऐसा था जहां 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलने थे और ठंडे झरने के पास अभ्यास का मौका था। दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली थीं और खून खराबा शुरू हो गया था। ये चेंजो हाथ आस्तीन में डाले, गर्दन झुकाए, एक परछाई की तरह दीवार से सटकर अंदर घुसा। उसने लड़ रहे डिसाइपल्स की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए जान दांव पर लगाना बेवकूफी है। वो चुपचाप सबसे कोने वाले बोर्ड के पास गया जहां धूल जमी थी। वहां वो काम लिखे थे जिन्हें कुत्ता भी ना करे, मेहनत ज्यादा और दाम कम। उसकी नजर एक काली पट्टी पर पड़ी, रिपेयरिंग द बैक माउंटेन स्टोन स्टेप्स, रिवॉर्ड 3 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। ये काम सबसे घटिया था। हजारों सीढ़ियां ठीक करनी थी और कोई फायदा नहीं था, पर ये चेंजो के लिए ये किसी खजाने जैसा था। उसने पट्टी उठाई और काउंटर पर जाकर बोला, ये काम मैं करूंगा। बूढ़े ने उसे हैरानी से देखा। सीढ़ियां आधी टूट चुकी हैं, 3 दिन में खत्म नहीं किया तो पॉइंट कटेंगे। ये चेंजो ने मुस्कुराकर कहा, मैं कमजोर हूं, मुझे शांति में काम करना पसंद है। उसने औजार उठाए और भाग गया, कहीं वो बूढ़ा इरादा न बदल दे। आधा घंटा बाद वो पहाड़ की तलहटी में था। वहां सच में कोई रूह तक नहीं थी। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और बादलों तक जा रही थीं। उसने सामान फेंका और गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ पहाड़ की चट्टान पर रख दिए। ये पूरा पहाड़ हजारों सालों से खड़ा था। इसमें स्थिरता और भारीपन कूट कूट कर भरा था। पैनल चमक उठा, डिटेक्टेड मैसिव अर्थ वेन पावर, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, हैवीनेस +1। उसने बिना झिझके वो सारी ताकत अपनी हड्डियों और मांसपेशियों में भर ली। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पैरों में सैकड़ों किलो वजन बांध दिया गया है, पर अगले ही पल उसका शरीर वापस हल्का हो गया। वो हैवीनेस उसकी रूह में समा गई थी। अब वो जमीन पर एक पुराने बरगद की तरह जम चुका था।
उसने काम शुरू किया। एक हाथ से सैकड़ों किलो के पत्थरों को खिलौने की तरह उठाकर फेंकने लगा और दूसरा हाथ हमेशा पहाड़ से सटा रहता। हैवीनेस +5 +10 +20 पैनल पर आवाजें गूंज रही थी। जिसे उठाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती, उसे वो एक हाथ से उठाकर सीढ़ियों में फिट कर रहा था। पर उसे सीढ़ियों से मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान बढ़ते हुए एट्रीब्यूट्स पर था। 2 दिन तक उसने बस सूखी रोटी खाई और झरने का पानी पिया। थकता तो वहीं सीढ़ियों पर सो जाता। पहाड़ की ताकत असीमित थी और वो उसे मुफ्त में सोख रहा था। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगी। उसकी त्वचा के नीचे एक गहरा पीला रंग उभरने लगा। उसका शरीर अब किसी भारी पहाड़ जैसा घनत्व डेंसिटी हासिल कर रहा था। तीसरे दिन शाम को उसने आखिरी पत्थर सेट किया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी जिसमें मिट्टी की गंध थी। सीढ़ियां अब चमक रही थीं, पर असली कमाल पैनल पर था। हेवीनेस एट्रीब्यूट पूरे 10,000 पॉइंट्स। उसने मुट्ठी कसी और उसे महसूस हुआ कि वो एक चलता फिरता पहाड़ बन चुका है। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए हल्का सा जंप लिया। पूरे पहाड़ की जमीन जैसे कांप उठी और जोरदार धमाका हुआ। परिंदे डर के मारे उड़ने लगे। ये चेंजो ने तुरंत अपनी ताकत को हड्डियों के अंदर दबा लिया। अगर किसी ने देख लिया तो उसे कोई राक्षस समझकर पकड़ लेंगे और रिसर्च शुरू कर देंगे। उसने झाड़ू उठाई और नाटक करने लगा। तभी पास की झाड़ियों से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई और टहनियां टूटने लगीं। ये चेंजो सतर्क हो गया। झाड़ू वहीं रुक गई। एक खून से लथपथ इंसान झाड़ियों से निकलकर सीधा सीढ़ियों पर आ गिरा। उसकी सफेद पोशाक अब चीथड़े बन चुकी थी। वो एक इनर डिसाइपल था। उसकी छाती पर गहरा घाव था और बायां हाथ कटा हुआ था जहां से काली ऊर्जा निकल रही थी। इतनी चोट के बाद भी वो जिंदा था। उसने कांपते हुए हाथ से एक काली खून से सनी चीज और एक स्टोरेज रिंग निकाली। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जल्दी ये लेकर फ्रंट माउंटेन जाओ। एल्डर फैंग को बताओ कि गद्दार मिल गए हैं। ये सब तुम्हारा होगा। एल्डर तुम्हें इनर डिसाइपल बना देंगे। ये चेंजो वहीं खड़ा रहा। उसकी पलकों तक में हलचल नहीं हुई। कोई और होता तो लालच में आकर रिंग पकड़ लेता, पर यह चेंजो को पता था कि यह मौत का बुलावा है। अगर एक इनर डिसाइपल का यह हाल हुआ है तो उसे मारने वाला कोई बहुत खतरनाक मास्टर होगा। ये रिंग और संदेश गले की फांस बन सकते हैं। इन बड़े लोगों की जान एक सोल लैम्प से जुड़ी होती है। मरते वक्त का आखिरी नजारा सीधा सेक्ट पहुंच जाता है। फालतू के पंगे लेकर अपनी जान दांव पर लगाना उसकी डिक्शनरी में नहीं था। उसने एक शब्द नहीं कहा, न मदद की, न उसे मारा। वो बस एक कदम पीछे हट गया और अपनी झाड़ू मजबूती से पकड़ ली। वो डिसाइपल घबराकर चिल्लाया, पकड़ो इसे। पर यह चंजो मुड़ा और भागने के बजाय पेशेवर तरीके से झाड़ू लगाने लगा। उसने अपने कदमों के निशान पत्तों से ढंक दिए। वो आवाज उस खामोश जंगल में बहुत अजीब लग रही थी। वो डिसाइपल उससे गालियां देने लगा, पर धीरे धीरे उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। ये चेंजो ने 10 मीटर पीछे हटकर खुद को झाड़ियों में छुपा लिया। उसने अपनी 10,000 हैवीनेस पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके अपनी धड़कन और खून की रफ्तार को एकदम धीमा कर दिया। वो अब एक बेजान पत्थर की तरह शांत था। मुश्किल से 10 सेकंड बीते होंगे कि 3 काली परछाइयां आसमान से उतरी। वहां की हवा ठंडी हो गई और एक खूंखार ऊर्जा फैल गई। उन हमलावरों को 10 मीटर दूर झाड़ियों में छिपे ये चेंजो का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उन्होंने लाश तलाशी पर उन्हें कुछ नहीं मिला। चीजें यहां नहीं है, क्या कोई जानवर ले गया? दूसरा बोला, बकवास मत कर, जल्दी लाश गायब करो वरना पुलिस लॉ एनफोर्समेंट आ जाएगी। उन्होंने एक पीला पाउडर छिड़का और वो लाश धुएं के साथ काला पानी बन गई। पलक झपकते ही वो गायब हो गए। ये चेंजो अपनी जगह से नहीं हिला। वो पूरे 1 घंटे तक वहीं दुबका रहा जब तक कि रात का अंधेरा घना नहीं हो गया। जब सन्नाटा छा गया तब वो उठा और झाड़ू कंधे पर रखकर अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और मेज अड़ा दी। आज जो हुआ वो एक चेतावनी थी। सेक्ट अब सुरक्षित नहीं रहा। इन डिसाइपल्स को सरेआम मारा जा रहा है। अगर कल वो गुंडे मेरे कमरे में आ गए तो ये लकड़ी की दीवारें एक तलवार का वार भी नहीं झेल पाएंगी। उसका 3 मीटर गहरा गड्ढा तो ठीक था, पर वो तभी काम आएगा जब कोई अंदर आए। अगर किसी ने बाहर से ही हमला कर दिया तो उसे अब अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और बड़ा सोचना होगा। अगर किसी ने बाहर से ही लकड़ी के घर में आग लगा दी या कोई स्पेल फेंक कर इसे जमीन के बराबर कर दिया तो मैं अपने ट्रैप के साथ ही जिंदा दफन हो जाऊंगा। मुझे इस घर को मजबूत करना होगा। मुझे आर्मर की परतें चढ़ानी होंगी, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। ये चंजो ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने बिस्तर के नीचे से वे पुराने मटके निकाले जिनमें बेकार जादुई हथियारों धर्मा इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बची हुई लोहे की राख थी। ये कबाड़ भले ही अपनी शार्पनेस और टफनेस खो चुका था, पर इसकी मटेरियल अभी भी उच्च कोटि का लोहा और तांबा थी। उसने एक टूटा हुआ कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और उस लोहे के पाउडर को मिला दिया। फिर अपनी उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें मिलाईं और एक लकड़ी से उसे पागलों की तरह तब तक हिलाया जब तक कि वो काली कीचड़ जैसी अरे इंक नहीं बन गई। ये चेंजो को कोई बहुत महान अरेस फॉर्मेशन नहीं आते थे। कुइफेंग ने जो रद्दी किताब अरे बेसिक्स मिली थी उसमें दुनिया के 2 सबसे बेकार फॉर्मेशंस थे।
एक अनाज बचाने वाला सॉलिडिफिकेशन अरे गुबीजन और दूसरा बदबू भगाने वाला ऑरा कंसीलिंग अरे यिंगचीजन। आम लोग इन्हें भाव तक नहीं देते थे क्योंकि इनकी ताकत बहुत मामूली थी, पर यह चेंजो का मानना था कि क्वालिटी नहीं तो क्वांटिटी सही। वो नीचे झुका और काली स्याही से लकड़ी के फर्श के पीछे के हिस्से पर सॉलिडिफिकेशन अरे के पैटर्न बनाने लगा। ये पैटर्न बहुत आसान थे, बस कुछ गोल घेरे और 12 लकीरें। कोई भी बेवकूफ इसे बना सकता था, पर पहला बनाने के बाद वो रुका नहीं। उसने पहले के ठीक बगल में दूसरा बनाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसने पूरा फर्श पलट दिया और उस पर कुल 50 सॉलिडिफिकेशन अरे बना दिए। एक अकेला अरे लोहे की एक पतली चादर जैसी सुरक्षा देता था, पर 50 का मतलब था 50 लोहे की चादरों की मजबूती। फर्श के बाद उसने दीवारों का रुख किया। उसने चारों दीवारों के तख्ते उखाड़ दिए, उनके पीछे 50-50 फॉर्मेशन बनाए और वापस लगा दिए। बाहर से ये झोपड़ी वैसी ही टूटी फूटी दिख रही थी, पर अंदर से लकड़ी का हर इंच उन काले फॉर्मेशन के जालों से भरा था जो अंधेरे में हल्की चमक छोड़ रहे थे। इसके बाद उसने खिड़कियों और लकड़ी पर ओरा कंसीलिंग अरे बनाना शुरू किया। वही पागलपन वाली मेहनत, हर जगह 50 परतें। काम खत्म होने के बाद पूरा घर एक अदृश्य ढाल से ढक गया। अब अगर कोई बाहर से गुजरे तो उसे ये तक पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई जिंदा इंसान सांस भी ले रहा है। ये चंजो ने अपनी मेहनत पर संतुष्ट होकर सर हिलाया। बाहर से ये कुई फेंग का सबसे रद्दी और गंदा शेड था जो हवा के झोंके से गिर सकता था, जिसकी दरवाजे की दरार से हाथ अंदर जा सकता था। पर हकीकत में ये एक छोटा किला बन चुका था। 50 परतों वाली दीवारें ऐसी थीं कि ची रिफाइनिंग के पीक वाला मास्टर भी अगर तलवार मारे तो आग की चिंगारियां निकले पर दीवार न टूटे। जमीन के नीचे 3 मीटर का खूनी गड्ढा और ये सुरक्षा। ये चंजो ने बिस्तर बिछाया और अपनी पुरानी लकड़ी की खाट पर लेट गया। उसे पता था कि खाट के ठीक नीचे मौत का कुआं है जिसके तल पर जहरीले कांटे लगे हैं। उसने आंखें बंद की और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस खूंखार कल्टीवेशन वर्ल्ड में जीने के लिए खुद को दांतों तक हथियारों से लैस करना पड़ता है। ऊपर से वो एक मामूली सा मजदूर था, पर अंदर ही अंदर उसका घर एक मीट ग्राइंडर बन चुका था। जब तक वो खुद को छुपा कर रखेगा, उसका एट्रीब्यूट पैनल उसे अजेय बनाता रहेगा। जिस दिन उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि गोल्ड कोर जिंदन वाले भी उसे न छू सकें, उस दिन वो अपने असली दांत दिखाएगा। तब तक ये चेंजो इस इलाके की सबसे बेकार और गुमनाम मछली बना रहेगा। कोई उसे हीरो बनने या रिस्क लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो करवट लेकर रजाई ओढ़कर सो गया। बाहर चांदनी की एक किरण दरार से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस टूटी झोपड़ी में एक राक्षस खामोशी से ताकतवर बन रहा है। किसी को खबर नहीं थी कि रोज लकड़ी काटने वाला वो दुबला मजदूर अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि ची रिफाइनिंग के दिग्गजों को भी कुचल दे। और ये तो बस शुरुआत थी। उसने फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन बिछा दिए थे। 1 घंटा और बीता, उसने 10 परतें और बढ़ा दी। अब झोपड़ी से पुरानी लकड़ी की गंध भी गायब हो गई थी और उसकी भारी सांसों की आवाज भी दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती थी। पर वो रुका नहीं। वो पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब जुनून था। वो जादुई स्याही लकड़ी के रेशों के अंदर तक समा रही थी। आम सड़ती हुई लकड़ी अब एक अजीब बदलाव से गुजर रही थी। सुबह होने तक उसने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया। कुल 50-50 परतों वाले अरेज अब उस 10 स्क्वायर मीटर की झोपड़ी पर ताला लगा चुके थे। ये चेंजो ने कलम फेंकी और जमीन पर बैठकर लंबी सांसें लेने लगा। बाहर से सब कुछ पहले जैसा कबाड़ लग रहा था। एक भी निशान बाहर नहीं दिख रहा था। उसने खड़े होकर अपनी मुट्ठी कसी। उसके शरीर में 10,000 हैवीनेस पॉइंट्स और हजारों हार्डनेस पॉइंट्स की ताकत थी। उसने सोचा कि अगर वो एक मुक्का मारे तो पीछे के पहाड़ की चट्टान भी चूर चूर हो जाए। उसने अपनी ताकत समेटी और दरवाजे के बगल वाली दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। बाहर से झोपड़ी हिलती हुई लगी, पर उसके पूरे प्रहार के बाद भी लकड़ी से एक बुरादा तक नहीं गिरा। ये चेंजो ने अपनी सुन्न हथेलियों को सहलाया और दीवार को गर्व से देखा। 50 परतों के बाद इस घर की मजबूती अब शायद किसी बड़े एल्डर की ढाल से भी ज्यादा थी। सेफ हाउस तो तैयार था, पर वो अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वो हर वक्त घर में दुबक कर नहीं रह सकता था। अगर बाहर किसी बड़े कल्टीवेटर की लड़ाई हुई और गलती से कोई तलवार की लहर सौड़ ची उसकी तरफ आ गई, तो उसका शरीर भले ही सख्त था, पर उसे चोट जरूर लगती। उसे पहनने के लिए कुछ चाहिए था। उसने अपनी खाली जेब टटोली। मुश्किल से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे थे। इतने में तो असली दुकान से एक तलवार का मूड भी नहीं आता। उसे कबाड़ी बाजार ब्लैक मार्केट जाना होगा। सेक्ट का कबाड़ी बाजार पीछे के पहाड़ों की एक घाटी में लगता था। ये चेंजो ने सबसे फटे कपड़े पहने, बाल बिखेरे और सर झुकाकर भीड़ में शामिल हो गया। बड़ी दुकानों पर सजी सुंदर महिला शिष्यों को उसने नजरअंदाज किया और सीधा पीछे की गंदी गलियों में पहुंच गया जहां पुराना कबाड़ बिकता था। यहाँ टूटी तलवारें, सूखी जड़ी बूटियां और जानवरों की हड्डियां बिक रही थीं। यहाँ बेचने वाले ज्यादातर वे बूढ़े मजदूर थे जिनकी किस्मत खराब थी या जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। कोई चिल्ला रहा था, पुराने जमाने का जादुई हथियार
सिर्फ 50 स्टोन्स। कोई कह रहा था 2 मुंह वाले सुअर के दांत ले लो। ये चेंजो एक अंधे की तरह बस चलता रहा। चमकने वाली चीजों को उसने छुआ तक नहीं। चमकती चीजें लालच देती हैं और महंगी होती हैं, और ये चेंजो को अटेंशन नहीं चाहिए थी। वो उन दुकानों पर गया जहां सिर्फ पत्थर और बेकार लोहा पड़ा था। करीब 1 घंटा भटकने के बाद वो एक कोने में रुका जहां एक बंदर जैसा दिखने वाला बूढ़ा सो रहा था। उसकी चटाई पर जंग खाए लोहे के टुकड़े और बेकार कागज तैलिस्मान्स पड़े थे। ये चेंजो नीचे झुका और उन लोहे के टुकड़ों को टटोलने लगा। तभी उसकी नजर चटाई के कोने को दबाने वाले एक काले पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर मुट्ठी के बराबर था, खुरदरा और बेजान। उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं थी। पर यह चेंजो के दिमाग में मौजूद पैनल अचानक जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि इस पत्थर के अंदर कुछ ऐसा था जो पैनल को पसंद आया। उसने एक जंग लगा टुकड़ा उठाया और दुकानदार से दाम पूछा। बूढ़े ने सुस्ती से कहा, 5 स्टोन्स। ये चेंजो ने उसे वापस फेंक दिया और जाने लगा जैसे उसे महंगा लगा हो। फिर वो रुका और बोला, ठीक है, 3 स्टोन्स ले लो, पर मुझे एक काला पत्थर भी साथ में चाहिए, बिस्तर का पैर ठीक करने के काम आएगा। उसने तेजी से 3 स्टोन्स दिए और पत्थर लेकर भीड़ में गायब हो गया। दुकानदार ने हंसते हुए सोचा, कैसा बेवकूफ है, कूड़े को खजाना समझ कर ले गया। आधा घंटा बाद ये चेंजो अपने मजबूत घर में था। उसने दरवाजा बंद किया और खिड़कियां ढांक दी। उसने वो काला पत्थर अपने हाथों में लिया और एक्सट्रैक्शन का कमांड दिया। इस बार पैनल से जो रोशनी निकली वो नीली नहीं, बल्कि एक डरावनी गहरे नीले रंग की थी। डिटेक्टेड एंशिएंट रून फ्रैगमेंट, स्ट्रिपिंग इम्प्यूरिटीज। पत्थर की ऊपरी परत मिट्टी की तरह झड़ने लगी और उसके हाथ में बस एक नाखून के बराबर की लाल चमकती चीज रही। ये कोई मामूली एट्रीब्यूट नहीं था, बल्कि एक खून जैसा लाल चमकता हुआ पेचीदा रून था। पैनल ने नोटिफाई किया, स्पेशल रेयर आइटम, रिफ्लेक्शन रून इफेक्ट, अब्जॉर्ब्स 100% ऑफ फिजिकल और मैजिकल डैमेज एंड रिफ्लेक्ट्स इट बैक टू द अटैकर इमीडिएटली। ये चेंजो की सांसें रुक गईं। इसका मतलब था कि जब तक कोई उसे एक वार में जान से नहीं मार देता, वो जितना जोर से उसे मारेगा, खुद भी उतना ही जोर से पिटेगा। उसकी 10,000 हैवीनेस और हार्डनेस के साथ ये टर्टल शेल उसे अजय बना देगा। उसने अपनी पुरानी फटी हुई चमड़े की बनियान इनर आर्मर निकाली जो उसने कभी सस्ते में खरीदी थी, और उस रून को उसमें मर्ज कर दिया। बनियान पर एक हल्की लाल चमक आई और फिर वो वापस वैसी ही फटी पुरानी दिखने लगी। अगली सुबह ये चेंजो रोज की तरह बाल्टियां लेकर खेतों में पानी डालने गया। धूप तेज थी और हवा रुकी हुई थी। तभी पहाड़ों के पीछे से एक जोरदार और डरावने शंख की आवाज आई। ये आवाज बहुत चुभने वाली थी। ये चेंजो ने अपना मग्गा रोका और ऊपर देखा। तभी जमीन कांपने लगी। पहले तो ये हल्की सी हलचल थी, पर कुछ ही सेकंड्स में ये भूकंप जैसा बन गया। ऐसा लगा जैसे हजारों घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। योदाजन चिल्लाया, क्या जमीन फट रही है? तभी एक मजदूर चीखा, सुरक्षा दीवार टूट गई। लोहे की मजबूत दीवार कागज की तरह फट गई और हजारों पागल जंगली जानवर स्पिरिचुअल बीस्ट्स मजदूरों के इलाके में घुस आए। ये जानवर पागल हो चुके थे और सबकी आंखें खून जैसी लाल थीं। सबसे आगे स्टील टूथ बोस जंगली सुअर थे, जिनके दांत छुरों से भी लंबे थे। जो भी रास्ते में आया वो कुचला गया। पूरे खेत में तबाही मच गई। मजदूरों की हालत पतली थी क्योंकि वो लड़ना नहीं जानते थे। उनके पास सिर्फ कुदाल और दरांती थी। ये चेंजो अपनी जगह खड़ा रहा। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो भागा नहीं, क्योंकि इन जानवरों को पीठ दिखाना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। पर वो अपनी ताकत भी नहीं दिखा सकता था। अगर उसने एक मुक्के से सुअर को मार दिया तो ऊपर उड़ रहे मास्टर्स उसे पकड़ लेंगे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे या जमीन पर गिरकर रो रहे थे। ये चेंजो ने तेजी से आसपास देखा। पास ही विंड वुल्व्स भेड़िए कुछ मजदूरों को फाड़ रहे थे। वहां 4-5 मजदूर जमीन पर गिरे थे। ये चेंजो ने एक गहरी सांस ली और उस तरफ भागा। वो बचाने नहीं जा रहा था, वो बस उस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो खून और कीचड़ के पास पहुंचा, जमीन से काला खून उठाया और अपने चेहरे और गर्दन पर मल लिया। उसने अपनी कमीज फाड़ दी ताकि ऐसा लगे कि उस पर हमला हुआ है। अपनी कैमोफ्लाज छलावरण पूरी करने के बाद वो चुपचाप जमीन पर लेट गया। कैनॉट फाइट बैक एंड कैनॉट रन। ये चेंजो की निगाहें बिजली की तरह आसपास के माहौल को स्कैन करने लगीं। कुछ ही दूरी पर खूंखार विंड वुल्व्स ने भागते हुए मजदूरों को दबोच लिया था। वहां चारों तरफ खून और चीख पुकार मची थी और जमीन पर 4-5 अधमरे मजदूर पड़े थे। ये चेंजो ने एक लंबी सांस ली और बिना पलक झपकाए उस खूनी मंजर की तरफ दौड़ लगा दी। वो वहां किसी की जान बचाने नहीं गया था, बल्कि उस तबाही को अपनी ढाल बनाने गया था। जैसे ही वो कीचड़ और खून से सनी जमीन पर पहुंचा, उसने नीचे झुककर अपने चेहरे और गर्दन पर काला खून मल लिया। उसने अपनी कमीज के चिथड़े कर दिए ताकि ऐसा लगे कि किसी दरिंदे ने उसे बुरी तरह नोचा है। अपनी एक कैमोफ्लेज की कला पूरी करने के बाद ये चेंजो चुपचाप लाशों के बीच जमीन पर लेट गया। विग्नेटिंग कैमोफ्लेज पूरा करके ये चेंजो जमीन पर एक लाश की तरह पसर गया।
उसने बहुत ही बारीकी से फटे हुए कपड़ों को अपनी पीठ पर इस तरह रखा कि असली जख्म लगे। आधा चेहरा कीचड़ में धंसा हुआ था और सांस लेने के लिए बस एक नथुना खुला छोड़ा। साथ ही उसने अपने शरीर की 10,000 हेवीनेस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट किया और अपनी धड़कन और ब्लड फ्लो को इतना धीमा कर दिया कि शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अब अगर कोई पास आकर चेक भी करे तो उसे यही लगेगा कि ये अभी अभी मरी हुई कोई ताजा लाश है। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। मांस के फटने और डिमोनिक बीस्ट द्वारा हड्डियां चबाने की आवाजें दिल दहला रही थीं। कुईफिंग पूरी तरह से एक श्मशान घाट बन चुका था। खून की महक ने उन बीस्ट्स को और भी हिंसक बना दिया था, जो बुलडोजर की तरह खेतों और झोपड़ियों को रौंदते जा रहे थे। ये चेंजो ने आंखें बंद रखीं। उसका दिमाग एकदम शांत था। उसे पता था कि बस इस लहर के गुजरने का इंतजार करना है। जैसे ही संप्रदाय की लॉ इन्फोर्समेंट टीम और इनर मास्टर्स आएंगे, इन छोटे बीस्ट्स को कुचल दिया जाएगा। उसे बस एक चुपचाप पड़ी बैकग्राउंड लाश बने रहना था। तभी उसके कान के पास एक भारी और बदबूदार सांस की आहट हुई। ये चेंजो के कान के पास भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक बहुत बड़ा बीस्ट धीरे धीरे लाशों के ढेर के पास आया। कीचड़ में उसके पंजों की आवाज डरावनी थी। उसे महसूस हुआ कि एक गीली और कांटों वाली जबान ने उसके पास वाली लाश को चाटा, जैसे वो देख रहा हो कि कौन सा मांस ताजा है। फिर उस बीस्ट की नाक ये चेंजो के पास आई और वो सूंघने लगा। एक गर्म और बदबूदार सांस सीधे उसकी गर्दन के पीछे गिरी। ये एक मिडिल ग्रेड आर्मर क्लैड बेयर था, जो एक बड़े सांड से भी भारी था। उसके शरीर के बाल लोहे की सुइयों की तरह खड़े थे। ये बीस्ट न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि इसकी खाल भी बहुत मोटी थी। पागल होने पर ची रिफाइनिंग के पीक लेवल वाले मास्टर्स भी इससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। ये चेंजो एक पत्थर की तरह बेजान पड़ा रहा। उसकी पलकें तक नहीं झपकी। आर्मर क्लैड बेयर के गले से एक भारी आवाज निकली और उसने अपना भारी पंजा उठाया। उसने अपना वो भारी पंजा, जो किसी बड़े थाल बेसन से भी चौड़ा और कांटों से भरा था, पूरी ताकत से नीचे दे मारा। इस एक वार में कम से कम 1000 किलो की ताकत थी, जो किसी भी आम मजदूर की रीढ़ की हड्डी और अंदरूनी अंगों को एक साथ चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वो पंजा ये चेंजो की पीठ से टकराया, उसकी खाल से सटी उस फटी पुरानी चमड़े की इनर आर्मर पर एक गुप्त और गहरे लाल रंग की रून चमक उठी। पैनल चमक उठा। एक्सटर्नल फिजिकल अटैक डिटेक्टेड, रिफ्लेक्शन रून एक्टिवेटेड, 100% डैमेज रिफ्लेक्टेड। ये चेंजो के शरीर में मौजूद 10,000 हेवीनेस और हजारों हार्डनेस एट्रीब्यूट्स ने उसे एक ऐसे लोहे के तख्ते में बदल दिया था जो जमीन में धंसा हो। आर्मर क्लैड बेयर ने अपनी पूरी ताकत इस एनविल पर झोंक दी और सारी फोर्स एक झटके में पलट गई। रून ने उस सारी ताकत को एक पल में समेटा और दुगनी बर्बरता के साथ वापस भेज दिया। हड्डियां टूटने की एक ऐसी खौफनाक आवाज आई जिसने आसपास की सारी चीखों को दबा दिया। आर्मर क्लैड बेयर को दर्द से चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। उसका वो भारी दायां हाथ पंजों से लेकर कंधे तक ऐसे फट गया जैसे अंदर कोई बॉम्ब लगा हो। मांस और हड्डियों के हजारों टुकड़े किसी आधुनिक शरापनेल की तरह बाहर निकले। एक सेकंड के अंदर उसका हाथ उसकी अपनी ही ताकत से काले धुएं और मांस के लोथड़े में बदल गया था। उस जबरदस्त शॉकवेव ने न सिर्फ उसका हाथ उड़ा दिया, बल्कि उसके कंधे से होते हुए उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी तबाह कर दिया। तब जाकर उस बीस्ट के मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकली। उसका भारी शरीर किसी बोरे की तरह पीछे जा गिरा। वो 2 मीटर दूर खेत में जा गिरा और काफी सारी फसल रौंद दी। वो कीचड़ में तड़पने लगा, अपने बाएं पंजे से जमीन खुरसने लगा और मुंह से काला खून और शरीर के टुकड़े फेंकने लगा। मुश्किल से 10 सेकंड्स तक तड़पने के बाद वो पूरी तरह शांत हो गया। वो मर चुका था। पूरे वक्त लाशों के ढेर में लेटे ये चेंजो ने अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी। उसे बस ऐसा लगा जैसे पीठ पर किसी ने जरा सा धक्का दिया हो। स्किन तक नहीं छिली। उल्टा वो बदकिस्मत भालू खुद ही अपनी मौत का कारण बन गया। ये चेंजो ने आंखें बंद रखीं और संप्रदाय की लॉ एनफोर्समेंट टीम का इंतजार करने लगा। वो मरा हुआ भालू अब उसके लिए एक बेहतरीन पर्दा बन गया था। बाकी बीस्ट्स ने जब अपने साथी की दर्दनाक चीख सुनी तो वो डर के मारे उस तरफ नहीं आए और बाकी भागते हुए मजदूरों का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद कुईफेंग के ऊपर आसमान में बिजली की तरह कई फ्लाइंग सोर्ट्स की चमक दिखी। दर्जनों फ्लाइंग सोर्ट्स किसी टूटते तारे की तरह आसमान को चीरते हुए आईं और तेज ऊर्जा के साथ हवा में रुक गईं। सबसे आगे एक काले और सुनहरे रंग के लिबास में इनर लॉ एनफोर्समेंट हॉल का मास्टर था। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का उसका दबाव प्रेशर इतना तेज था कि नीचे मौजूद वे पागल बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर चिपक गए और थर थर कांपने लगे। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, सबको खत्म कर दो, एक भी मत छोड़ो। उसके पीछे मौजूद शिष्यों ने तुरंत अपनी तलवारें चलाईं। वे फ्लाइंग सोर्ड्स बिजली की रफ्तार से पूरे इलाके में घूमने लगी। एक के बाद एक उन बड़े बीस्ट्स के सर जमीन पर गिरने लगे। ये जानवर जो मजदूरों के लिए यमराज बने हुए थे,
इनर मास्टर्स के सामने किसी सब्जी की तरह कट रहे थे। आधे कप चाय के समय में ही सारे बीस्ट को मार दिया गया। मास्टर ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जगह साफ करो, जख्मियों को देखो और इन बीस्ट की लाशें, कोर्स और खाल संप्रदाय के खजाने में जमा करो। ये कहकर वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर दूसरी जगहों का मुआयना करने चला गया। लॉ एनफोर्समेंट टीम के कुछ शिष्य अपनी तलवारें समेटकर जमीन पर उतरे। वे उस कीचड़ भरे खेत को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। एक लंबे कद वाले शिष्य ने कहा, ये मजदूर कितने बेकार हैं। मामूली लेवल एक बीस्ट ने ही इतने लोगों को मार दिया। वो कचरे को पैरों से हटाता हुआ आगे बढ़ा। चलते चलते वे दोनों ये चेंजो और उन लाशों के ढेर के पास पहुंच गए। लंबे शिष्य के कदम अचानक रुक गए। उसने जमीन पर पड़ी उस आर्मर क्लैड बेयर की लाश की तरफ इशारा किया। वे दोनों उस विशाल शरीर के पास झुके और भालू के फटे हुए दाएं हिस्से को देखने लगे। वे सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बीस्ट अपनी ही ताकत से कैसे खत्म हो गया। लंबे शिष्य ने अपनी तलवार की म्यान से उन टूटी हड्डियों को टटोला। ये तो बहुत अजीब है। क्या ये भालू इतना पागल हो गया था कि इसकी अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर फट गई? पूरा दायां हिस्सा और पसलियां चूरा हो चुकी हैं। कितनी शर्मनाक मौत है। दूसरा शिष्य जो थोड़ा मोटा था, वो अपनी नाक बंद करके दूर खड़ा हो गया। छोड़ो भी, हमें क्या मतलब। शायद पागलपन में इसका ऑरा बैकफायर कर गया होगा। जल्दी इसकी मटेरियल निकालो और यहां से चलो। उन दोनों ने तेजी से उस भालू की खाल निकाली और उसका कोर निकाल लिया। मोटे शिष्य ने उसका बचा हुआ एक पंजा भी अपने स्टोरेज बैग में डाल लिया, शायद रात को खाने के लिए। जब वे दोनों अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़कर अगली जगह जाने वाले थे, तभी लाशों के ढेर से एक बहुत ही कमजोर आवाज आई। ये चेंजो ने एकदम सही समय पर अपनी आंखें खोली। उसने कांपते हुए हाथ पैर कीचड़ में मारना शुरू किया और पीछे हटने का नाटक करने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे मत खाओ, मेरा मांस खट्टा है, अच्छा नहीं लगेगा। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में हो। बीस्ट्स मर चुके हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इन लाशों के नीचे छुपकर बच गए। जाओ और ड्यूटी हॉल में जाकर दवाई लो। उन दोनों ने उसे नफरत से देखा और बिजली की तरह आसमान में उड़ गए। ये चेंजो ने उन्हें दूर जाते देखा और उसके चेहरे का डर पल भर में गायब हो गया। उसने शांति से अपना चेहरा पोंछा और खड़ा हो गया। इस बीस्ट्स के हमले ने पूरे आधे घंटे तक तबाही मचाई थी। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं और उनकी सफाई करने में पूरा दिन निकल गया। अगली सुबह सुपरवाइजर जाओ ताइशन का चेहरा ऐसा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसके इलाके के दर्जनों मजदूर मर चुके थे और खेत बर्बाद हो गए थे। संप्रदाय ने लोगों को शांत करने के लिए पहली बार कॉम्पनसेशन मुआवजा देने का फैसला किया। ये चेंजो लाइन में लगा था। उसने जानबूझकर अपनी हालत बहुत खराब बना ली थी। बिखरे बाल, लंगड़ा कर चलना और डरी हुई आंखें। जब उसका नंबर आया तो अधिकारी ने उसका नाम देखा और उसकी हालत पर तरस खाकर उसे सर्वाइवर की कैटेगरी में डाल दिया। उसे 10 लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स और 2 मरहम की बोतलें मिली, साथ ही 3 दिन की छुट्टी भी। ये चंजो ने कांपते हुए हाथों से थैली पकड़ी और हजारों बार शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गया। एक मजदूर के लिए 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत बड़ी रकम थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए कुईफेंग छोड़ा और सीधा फ्रंट माउंटेन के मार्केट की तरफ भागा। उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स तो थे, पर उसकी बेस पावर अभी भी ची रिफाइनिंग स्टेज 1 की ही थी। अगर उसने इन एट्रीब्यूट्स को अपनी हड्डियों की गहराई में नहीं उतारा तो असली मुकाबला होने पर उसके अंदरूनी अंग चोट खा सकते थे। उसे अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिबिल्ड करना था। मार्केट पहुंचकर वो सीधा जड़ी बूटियों की दुकान पर गया। उसने 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स मेज पर रखे और 5 बोतल फ्लेम टाइगर ब्लड और ढेर सारी बोन ब्रेकिंग ग्रास और आयरन स्किन हर्ब मांगी। उसने सबसे ताकतवर और पुरानी जड़ी बूटियां चुनी। दुकानदार ने उस फटे हाल मजदूर को देखा और थोड़ा हैरान हुआ, पर पैसा देखकर उसने चुपचाप सारा सामान पैक करके दे दिया। सामान लेकर ये चंजो चुपके से दीवार के सहारे दौड़ता हुआ अपनी उस सुरक्षित झोपड़ी में वापस आ गया। उसने दरवाजा बंद किया, मेज जड़ाई और बिस्तर के नीचे वाला वो 3 मीटर गहरा गड्ढा खोल दिया। उसने गड्ढे के किनारे रखे जहरीले पाउडर और कांटों को हटाया और बीच में एक बड़ा लकड़ी का टब रख दिया। उसने सारी जड़ी बूटियां और फ्लेम टाइगर का खून उस टब में डाल दिया और नीचे आग जला दी। थोड़ी देर में वो गाढ़ा लाल लिक्विड उबलने लगा और पूरे गड्ढे में एक तेज महक फैल गई। एक मामूली ची रिफाइनिंग मास्टर अगर इस उबलते हुए मिक्सचर में कूद जाए तो उसकी नसें फट जाएंगी, पर यह चेंजो को परवाह नहीं थी। उसने अपने कपड़े उतारे, अपना रिफ्लेक्शन आर्मर भी किनारे रखा और एक गहरी सांस लेकर उस उबलते हुए पानी में कूद गया। जैसे ही वो अंदर गया, हजारों गर्म सुइयां उसके पोर्स में चुभने लगी। टाइगर ब्लड की पागल ऊर्जा उसकी नसों में घुसने लगी। ये चेंजो ने अपनी आंखें कसी और मन ही मन चिल्लाया, पैनल, सारे एट्रीब्यूट्स को मेरी हड्डियों के अंदर उतार दो। पैनल ने कमांड लिया और वार्निंग दी, डीप रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्टिंग, एक्सट्रीम पेन डिटेक्टेड, कीप कॉन्शियसनेस। उबलती हुई जड़ी बूटियां कैटलिस्ट का काम करने दी। उसकी हार्डनेस, पॉइजन रेजिस्टेंस
और हैवीनेस अब उसकी हड्डियों के साथ एक हो रही थी। ये चेंजो उस दर्द को झेलता रहा और 2 दिन और 2 रात तक बेसुध पड़ा रहा। सारी ऊर्जा उसकी हड्डियों और खून में समा गई। अब बाहर से वो वही कमजोर मजदूर लग रहा था, पर अंदर से उसका ढांचा इतना मजबूत हो चुका था कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। उसकी एट्रीब्यूट्स अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। अब अगर वो पहाड़ से सर भी टकरा दे तो आधा पहाड़ ढह जाए। रात घनी थी, बादल छाए हुए थे। पीछे के पहाड़ों के घने जंगल में एक काली परछाई लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। हवा में एक बहुत ही तेज सड़ी हुई महक फैल गई। उसने दांत पीस कर गाली दी, तियानशुन सेक्ट के ये कुत्ते मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। चांदनी की हल्की रोशनी में दिखा कि उसका हिस्सा काला पड़ चुका है और छाती पर एक गहरा घाव है जिससे काली धुंध निकल रही है। उसका जख्म भर नहीं रहा था। वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर था जिसे क्रिम्सन डीमन कहा जाता था। उसकी पावर ची रिफाइनिंग स्टेज 8 की थी। वो संप्रदाय में चोरी छिपे मजदूरों की एनर्जी सोखने आया था, पर पकड़ा गया। 3-3 फ्लाइंग सोर्ड्स उसका पीछा कर रही थीं और वो मरते मरते इस सुनसान इलाके में पहुंचा था। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक ह्यूमन ब्लड बैग की जरूरत थी। उसकी लाल आंखों ने शिकार की तलाश में मजदूर के इलाके को देखा। वो इस हालत में संप्रदाय की सुरक्षा दीवार पार नहीं कर सकता था। उसे किसी को मारकर उसकी एनर्जी सोखनी थी और उसकी लाश को अपना रूप देकर खुद भागना था। क्रिम्सन डीमन की नजरें उन झोपड़ियों पर घूमने लगी जो मजबूत थी या जहां ज्यादा लोग थे। वो वहां नहीं गया। अचानक उसकी नजर उस कोने वाली सबसे टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। ये चिंजो का घर। वो शैतान मुस्कुराया। उसे लगा कि यहाँ रहने वाला जरूर कोई सबसे नीचा और कमजोर मजदूर होगा। वो एक परछाई की तरह खामोशी से दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी एनर्जी से अंदर झांका। उसे वहां कोई आरे या सुरक्षा नहीं दिखी, सिर्फ पुरानी लकड़ी और सन्नाटा। ये झोपड़ी बस मामूली लकड़ी का ढांचा लग रही थी। ये चिंजो ने जो 50 परतों वाला ऑरा कंसीलिंग अरे बिछाया था, उसने अंदर की सारी जादुई हलचल को पूरी तरह ढक दिया था। क्रिम्सन डीमन जैसे ची रिफाइनिंग स्टेज के शिकारी के लिए यह बस एक कूड़ेदान जैसी रद्दी कोठरी थी। उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत नहीं की, बल्कि अपनी आस्तीन से एक शैडो स्लिप टैलिस्मन निकाला और उसे खुद पर चिपका लिया। उसका शरीर एक फीकी परछाई में बदला और दरवाजे की दरार से पानी की तरह अंदर फिसल गया। 50 परतों वाला सॉलिडिफिकेशन अरे बाहर से होने वाले हमलों को तो रोक सकता था, लेकिन इस तरह की शैडो शिफ्टिंग तकनीक के सामने बेअसर था। ये चेंजो आगे बढ़ा और जमीन पर उस क्रिम्सन डीमन की लाश को देखा, जो मर चुका था, पर उसकी आंखें अभी भी दहशत में खुली थीं। ची रिफाइनिंग लेवल 8 के ऐसे बड़े डीमन की लाश अगर कमरे में मिली तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। खून की महक इतनी तेज थी कि सुबह होते ही लॉ एनफोर्समेंट टीम यहां पहुंच जाती। उसने बिना देर किए अपना दायां हाथ आगे किया और उस लाश पर एक्सट्रैक्ट का कमांड दिया। पैनल चमक उठा। डिटेक्टेड हाई डेंसिटी मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअल एंड ब्लड एनर्जी, टारगेट डिसीज्ड, स्ट्रिपिंग इम्प्यूरिटीज, एक्सट्रैक्टिंग एसेंस। पैनल की नीली रोशनी के बीच वो कटी फटी लाश, फर्श पर फैला खून, अंदरूनी अंग और यहां तक कि उसका काला लबादा भी धूल की तरह उड़ने लगा। कुछ ही पलों में एक पूरा इंसान गायब हो गया। जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं बची। ये चंजो की हथेली में अब एक मुट्ठी भर गहरे लाल रंग का पाउडर बचा था। इस पाउडर से जड़ी बूटियों जैसी शुद्ध खुशबू आ रही थी। खून की जरा भी बदबू नहीं थी। ये ची रिफाइनिंग लेवल 8 के एक शक्तिशाली योद्धा की पूरी साधना और जीवन का निचोड़ था। ये चिंजो ने क्रिम्सन डीमन का वो पुराना स्टोरेज बैग अपनी जेब में डाला और उस लाल पाउडर को एक फटे कपड़े में लपेट लिया। फिर उसने फुर्ती से दीवार के टूटे हुए तख्तों को उठाया। उसने मिट्टी और लोहे की कीलों से दीवार को वापस सील कर दिया और ऊपर से कुछ मामूली भ्रम पैदा करने वाले कैमो अरेज लगा दिए। जब तक उसने काम खत्म किया, आसमान में सुबह की पहली लाली छाने लगी थी। अगली सुबह ये चेंजो रोज की तरह खेतों में पानी डालता हुआ मिला। जिस लेवल 8 के राक्षस ने कल रात तबाही मचाई थी, आज उसे ये चेंजो ने शुद्ध ऊर्जा वाली खाद बनाकर जमीन की गहराई में दफन कर दिया था। कुछ महीनों बाद पूरे कुईफेंग के खेतों में सिर्फ ये चेंजो वाला हिस्सा ही ऐसा था जहां फसल पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। अनाज के पौधे छोटे पेड़ों जैसे ऊंचे हो गए थे और उन पर लगे सुनहरे दाने इतने भरे हुए थे कि ऐसा लगता था जैसे उनसे स्पिरिचुअल एनर्जी टपक पड़ेगी। सुपरवाइजर जॉ टाइजन खेत की मेड़ पर खड़ा यह नजारा देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। उसने पहली बार प्यार से ये चेंजो का कंधा थपथपाया और उसे आधा स्पिरिचुअल स्टोन इनाम में दिया। ये चेंजो, तूने कमाल कर दिया। इस खेत की फसल ने पिछले सारे घाटे पूरे कर दिए हैं और ऊपर के एल्डर्स की नजरों में मेरा मान बढ़ गया है। अब से तू सिर्फ इसी खेत को संभालेगा। अगर किसी ने तुझे परेशान करने की कोशिश की तो मेरा नाम ले लेना। ये चंजो ने वो आधा पत्थर दोनों हाथों से लिया और चेहरे पर वही पुरानी भोली मुस्कान सजा ली। उसने झुककर कहा, मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोई बड़ी चाहत नहीं है, बस मिट्टी के साथ काम करना पसंद है।
जैसे ही जाओ टाइजन गाना गुनगुनाते हुए दूर गया, ये चंजो सीधा खड़ा हुआ और पत्थर को अपनी जेब में डाल लिया। उसने अपना लकड़ी का मग्गा उठाया, उसमें ढेर सारा पानी भरा और खेत के ठीक बीचों बीच उस सबसे मजबूत पौधे की जड़ में डाल दिया। मिट्टी की गहराई से एक बहुत ही बारीक लाल रंग की राक्षसी ऊर्जा उभरने की कोशिश कर रही थी। वो क्रिम्सन डीमन की आखिरी बची हुई रूहानी ताकत थी। पर जैसे ही वो ऊर्जा ऊपर आई, ये चेंजो के पैर से निकली एक भारी शक्ति ने उसे कुचल दिया। वो ताकत पल भर में मिट्टी में मिल गई और फसल के लिए पोषण बन गई। ये चेंजो ने मन ही मन सोचा कि लेवल 8 के डीमन की खाद वाकई बहुत दमदार होती है, पर अफसोस कि अब वो खत्म होने वाली है। उसने अपना मग्गा कंधे पर रखा और हाथों की मिट्टी झाड़ी। उसने अपने दिमाग में पैनल को फिर से खोला। उन आंकड़ों की कतारें इतनी भयानक और शक्तिशाली थीं कि संप्रदाय के बड़े बड़े महारथी भी उन्हें देखकर अपने होश खो देते। उसने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना चेहरा घुमाया। तभी मुख्य पहाड़ से शंख की आवाज फिर गूंजी और आसमान में चमकती हुई लकीरें खिंच गईं। ये संप्रदाय के वो जीनियसेस थे जो अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स पर सवार होकर किसी नए खुले सीक्रेट रेल्म में अपनी जान दांव पर लगाने जा रहे थे। ये चंजो ने आसमान में उन चमकती तलवारों को देखा और अपना मुंह बिचकाया। उसके मन में रत्ती भर भी लालच या जलन नहीं थी। उसने सोचा, लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो। जब तुम एक दूसरे को मारकर ढेर हो जाओगे, तब मैं अपना झोला लेकर आऊंगा और तुम्हारे कबाड़ से एट्रीब्यूट्स निकालकर खुद को और मजबूत बनाऊंगा।